हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आ गया। इसलिए आप इस वीडियो को बेटा बड़ी ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे और देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगे। और आपसे जो बच्चे पहली बार आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, यानी कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बेटा, अगला आपका क्वेश्चन है और या फिर बॉहर, बात एक ही है, ठीक है बेटा। बॉहर का परमाणु मॉडल या फिर परमाणु मॉडल की परिकल्पना है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आपको यही क्वेश्चन करना है। डिटेल में हम इसके बाद में रेज करके स्पेस जब बचेगा तब वहां से आपको समझा देंगे, तब तक हम यहाँ पर इसको समझेंगे। देखो बेटा, सन 1913 में वैज्ञानिक नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करते हुए, यानी कि रदरफोर्ड ने पहले परमाणु के बारे में जानकारी दी थी, है ना, कल्पनाएं की थी, वो व्याख्या की थी, तो उनकी व्याख्याओं में, परिकल्पनाओं में कुछ कमियां थी। तो नील्स बोर ने क्या किया, उन नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल की कमियों में, रदरफोर्ड की जो मॉडल था, जो व्याख्या थी, उनमें कुछ कमियां निकाली थी। तो कमियों को दूर करते हुए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, यानी कि नील्स बोर ने मैक्सवेल के प्लांक क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर एक नया मॉडल दिया था, और इस मॉडल को बोलते हैं बेटा बोर का परमाणु मॉडल या फिर बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक है, जिसकी व्याख्या तीन परिकल्पनाओं के द्वारा की गई। यानी नील्स बोर ने जो कमियों दूर किया हुआ है, उन कमियों को 3 नियमों द्वारा आपको बताया हुआ, समझाया हुआ है, ठीक है। तो पहला नियम आपका बेटा यह है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही गति करते रहते हैं और घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा आप यहाँ समझेंगे, मैं यहाँ पर शायद आपको दिखाई दे जाए। जैसे मान लीजिए ये हो गया परमाणु, ठीक है, छोटे से बना देते बेटा, आप समझ लेना। ये हो गया नाभिक, ठीक है। तो और इस नाभिक के चारों क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं। तो कक्षाओं में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब इसे ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं इस तरीके से, यानी एक निश्चित कक्षाओं में घूमते रहेंगे। यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी कक्षा में गति करेंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी कक्षा में, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में रहेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो निश्चित होगी, वो इन्हीं कक्षाओं में रहेंगे, और जिनकी ऊर्जा थोड़ी डिफरेंट होगी वो दूसरी कक्षाओं में गति करेंगे। समझ में आ गया। तो यही पहला पॉइंट था कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही गति करते रहते हैं, और घूमते समय, यानी गति करते रहेंगे और घूमते ही समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं को क्या कहेंगे, स्थायी कक्षाएं कहते हैं, ठीक है बेटा। आपसे स्थायी कक्षा पूछे तो इसकी डेफिनेशन यही रहेगी। ये होगा आपका पहला पॉइंट, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बेटा दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इसने बोला हुआ है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना है। यानी इलेक्ट्रॉन के केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो h/2π के गुणज हो, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इधर कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा देखेंगे इसके आगे जो हमने अभी किया था दूसरा पार्ट, उसी में करना है आपको, ठीक है। तो कोणीय संवेग बेटा हम कैसे लिखते हैं, जे से लिखते हैं। तो ये कोणीय संवेग है, वो जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसका कोणीय संवेग के बराबर हो तभी वो गति करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, J=h/2π का, ठीक है, गुण। ये हो गया। आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, J=n×h/2π। बात एक ही है, ठीक है बेटा, ठीक है। पूर्ण गुणज, यहाँ पे n का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन हो उनके गुणज के h/2π के गुणज होता है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले उसी जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था उसी के नीचे करना है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, कोणीय संवेग का एक और होता है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। ये हमने कोणीय संवेग की जगह रख दिया, बाकी का ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है बेटा। n/h/2π, ये आपका फॉर्मूला एक और बन गया। तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, वैसे सूटेबल ज्यादा रहेगा, ये वाला ज्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब बेटा आपको यहाँ पे लिखना है जहां, जहां क्या लिखना है, यहाँ पर जहां है m, क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
ठीक है। और वी क्या है, वी है वेग, ठीक। और आर क्या है, आर है इसमें त्रिज्या, कितनी त्रिज्या से गति कर रहा है, वो घूम रहा है। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एच क्या है, एच है यहाँ पे बेटा, आप इसके नीचे लिख लेना प्लांक क्वांटम, ठीक है, यह प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और बेटा यहाँ पर पाई तो आप जानते ही है ना, पाई पाई का मान 22/7 होता है। ये हो गया आपके, ठीक, कोई भी चीज बची है, ठीक है। ये आपके हो गए 2 पॉइंट, ठीक है। दो परिकल्पना, परिकल्पना को बेटा मतलब होता है सिर्फ कल्पना की गई है, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी तक किसी ने नहीं देखा है, तो सिर्फ वैज्ञानिकों ने उनकी क्या किया, कल्पना की, विचार किया, उसी को परिकल्पनाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, मैं इसे लिख के रखता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं। अब बेटा देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी समझाया हुआ था, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट लेके इधर चलेंगे। क्या होता है, जब जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, तो वह कम ऊर्जा वाली आंतरिक कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली बाह्य, या बाहरी लिख सकते हैं आप, ठीक है, बाहरी या बाह्य कक्षा में चला जाता है, और कितना, 10⁻⁻8 सेकंड, है ना, 10⁻⁻8 सेकंड के पश्चात वापस आ जाता है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है बेटा। ये हो गया। इसको थोड़ा इधर आप समझ लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। देखिए मान लीजिए ये परमाणु हो गया और ये हो गया नाभिक बेटा, ठीक है। इस नाभिक में ये हमने कक्षा बना रखी है, ये नाभिक है, ठीक है, ये कक्षाएं बनी रखी है, और इन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और हम कक्षा बना दें, मान लीजिए ये कक्षा होगी और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब बाहरी स्रोत से किसी भी तरीके से इस परमाणु को ऊर्जा मिल जाती है, तो वो ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर हो जाती है। तो ऊर्जा इसको जैसे ही मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा वाली कक्षा को छोड़ के गति करते हुए दूसरी कक्षा में चला जाएगा, ऊपर वाली उच्च कक्षा में चला जाएगा। यानी कम ऊर्जा वाली कक्षाओं से उच्च ऊर्जा वाली, ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षाओं में चला जाएगा, जो कि बाहरी कक्षा होगी। यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा, उसके बाद फिर वापस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको वही मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, तो वो जो काम आएगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, जब उच्च ऊर्जा दूसरी कक्षा में होगा उसको हम उच्च ऊर्जा बोलेंगे, उसको हम E2 से लिखेंगे, ठीक है। और जो कम ऊर्जा इसमें होगी तो उसको हम E1 से लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में जो बीच में जो ऊर्जा निकल रही, ट्रांसफर होती है, उस ऊर्जा को हम लिखते हैं एच न्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस के E1, ठीक है। आप इतना इससे करने का डायरेक्ट सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E2 ऊर्जा माइनस E2 E1, ठीक है। बड़ी में से कम को माइनस कर देना, वो एच न्यू के बराबर होता है। एक तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके आप लिख सकते हैं इसको डेल्टा E, ठीक है, E2 में से E1, यानी डिफरेंस होता है, इसको हम E2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। एच न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा आप,
डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, यानी E2 में से E1 घटाए उसको डेल्टा ई लिख सकते, डिफरेंस हो गया ना, तो ये हो गया, यानी कि एच न्यू इक्वल टू हो गया डेल्टा ई। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला बन गया। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो ये न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा भी हम यहाँ रख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच इंटू सी अपॉन लेमडा इक्वल टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर क्या, E2 माइनस के E1। ठीक है, ये हो गया। तो आपके 3 फॉर्मूले हैं, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से ये या फिर आप ये लिख सकते हैं बोर्ड इसके बाद में डायरेक्ट, या फिर ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपके इस तरीके से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। एक और बेटा आपसे क्षमा चाहते हैं, जो पहली वीडियो हमने आपको बताया हुआ था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, उसमें हमने आपको रीडवर्ग का नियतांक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, तो वो उसको आप सुधार कर लेना। ठीक है, आपसे माफ़ी चाहते हैं, आगे से विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमने आपको रीडवर्ग नियतांक यानी कि आर का जो मान बताया हुआ था वो कुछ ये था 1.097 इंटू 10 की पावर, मैंने आपको -7 बोल दिया था, जबकि प्लस के 7 होता है। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रख लेना, इससे पहले वाली वीडियो में आपने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना, और जो पहली बार चैनल पर आए हुए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।